अल्लाह के बाबरकत नाम से जो रहमान और रहीम है, आज के लेक्चर का आगाज़ करते हैं। लेक्चर नंबर 70। अज़ीज़ तलबा व तालिबात, मेरी तरफ से आप सबको खुशामदीद। लेक्चर नंबर 16 तक हम CLO1 को, कोर्स लर्निंग आउटकम 1 को कवर कर चुके हैं और इसमें हमने वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट के मुतल्लिक जितनी भी तफासील थी इस कोर्स के अंदर, उनको हमने जांचा, देखा और पढ़ा। आज से लेक्चर नंबर 17 से CLO नंबर 2 का आगाज़ हो रहा है और ये है वाटर ट्रीटमेंट प्लांट डिज़ाइन से मुतल्लिक। आज का लेक्चर नंबर 17 का मौज़ूए गुफ्तगू वाटर की ट्रीटमेंट की ज़रूरत आखिर क्या है, हम क्यों ट्रीट करते हैं वाटर को, वाटर ट्रीटमेंट के डिफरेंट मेथड्स कौन कौन से हैं और हम इस कोर्स में किस मेथड पे फोकस करेंगे, और आखिर में डिफरेंट जो पार्टिकल्स पानी के अंदर पाए जाते हैं उनके मुतालिक एक मुख्तसर गुफ्तगू होगी। ये है आज के लेक्चर के डिफरेंट टॉपिक्स जिन पे हम गुफ्तगू करेंगे। तो बग़ैर वक्त ज़ाया किए मैं आपको लेकर चल रहा हूँ लेक्चर नंबर 17 की तरफ। तो अज़ीज़ तलबा, वाटर ट्रीटमेंट प्लांट डिज़ाइन में सबसे पहले तो हम ये देखते हैं कि पानी को क्यों ट्रीट करते हैं, उसके क्या मकासद होते हैं, उसकी क्या ज़रूरत होती है, उसके क्या पर्पज़ होते हैं। पानी की ट्रीटमेंट के डिफरेंट मकासद हो सकते हैं, डिफरेंट पर्पज़ के लिए हम पानी को ट्रीट कर सकते हैं। सबसे पहले आप अगर देखें तो टॉप पे प्रायोरिटी नंबर 1, पानी को ट्रीट करने की प्रायोरिटी नंबर 1 है टू प्रोटेक्ट द पब्लिक हेल्थ। हम अपनी हेल्थ को प्रोटेक्ट करना चाहते हैं अगर पानी में कोई कंटेमिनेशन हो, लिहाजा हम उसको ट्रीट करते हैं ताकि हम सेहतमंद रहें। मुख्तलिफ बीमारियां जिस तरह कॉलरा, टाइफाइड, पोलियो, डायसेंट्री, हेपाटाइटिस ए और बहुत सी दीगर बीमारियां पानी की वजह से, कंटेमिनेटेड पानी पीने की वजह से या उससे इन कांटेक्ट आने की वजह से पैदा हो सकती हैं। तो हम चाहते हैं कि हम इन बीमारियों से महफूज रहें, इसलिए सबसे अहम मकसद पानी को ट्रीट करने का पब्लिक हेल्थ को प्रोटेक्ट करना है, यानी हम अपनी हेल्थ को प्रोटेक्ट करना चाहते हैं। दूसरा मकसद एस्थेटिक रीजंस। एस्थेटिक रीजंस क्या हैं? एस्थेटिक चीज़ जो भी है वो आपके हिस्से जमाल से मुतल्लिक होती है। मिसाल के तौर पे रिमूवल ऑफ टेस्ट, कलर, ओडर एंड टर्बिडिटी। पानी के अंदर से इन चीज़ों को रिमूव करना ये एस्थेटिक रीज़न की वजह से हो सकता है। मिसाल के तौर पे पानी के अंदर कोई टेस्ट है जो आपको अच्छा नहीं लग रहा, पीते हुए आपको प्रॉब्लम हो रही है, अदरवाइज पानी बिल्कुल ठीक है, उसमें कोई जरासीम नहीं है, उसमें कोई और कंटेमिनेंट मौजूद नहीं है, लेकिन उस टेस्ट की वजह से आप उसको पीना पसंद नहीं करेंगे। इसलिए एस्थेटिक रीजंस बाज़ औक़ात बड़ी डोमिनेंट होती हैं। इसी तरह पानी के अंदर कोई कलर है, पानी अदरवाइज कंटेमिनेटेड नहीं है, कोई बैक्टीरियोलॉजिकल कंटेमिनेशन नहीं है या कोई और मुज़िर केमिकल उसमें मौजूद नहीं है, लेकिन अगर पानी के अंदर कोई कलर मौजूद हो तो आप एस्थेटिकली उसको पीना पसंद नहीं करेंगे। इसी तरह ओडर, अगर पानी के अंदर से कोई ओडर आ रहा है, अदरवाइज पानी महफूज है, एस्थेटिकली आप रेजिस्टेंट होंगे, आप उसको पीना पसंद नहीं करेंगे। इसी तरह टर्बिडिटी है, अगर कुछ ज़र्रात उसमें मौजूद हैं तो आपका दिल मुतमईन नहीं होगा,
कि मैं इसको पीऊँ। आप ये चाहेंगे कि पानी बिल्कुल साफ़ और शफ़ाफ हो। तो दूसरे नंबर पे ट्रीटमेंट की जो रीज़न है वो एस्थेटिक रीज़न्स हो सकती हैं कि कलर को रिमूव किया जाए, टेस्ट को रिमूव किया जाए, टर्बिडिटी को रिमूव किया जाए, ताकि पीने में एस्थेटिकली आपको कोई दिक्कत या प्रॉब्लम महसूस ना हो। तीसरे नंबर पे जो रीज़न पानी के ट्रीटमेंट की है वो इकोनॉमिक रीज़न होती है। आमतौर पे हार्ड वाटर अगर आप घरों में इस्तेमाल करें तो कपड़े धोते हुए बहुत सारा साबुन उसमें इस्तेमाल हो जाता है। तो कपड़े थोड़े से धुलते हैं, साबुन बहुत सारा इस्तेमाल हो जाता है। तो लिहाजा आप चाहते हैं कि ये हार्ड वाटर है, इसको ट्रीट किया जाए, इसको हार्डनेस को ख़त्म किया जाए ताकि साबुन ईज़िली निकल जाए, थोड़ा इस्तेमाल हो। इसी तरह नहाने में भी अगर हार्ड वाटर है और आपने अपने जिस्म के ऊपर साबुन मना है तो उसको बड़ी देर में बहुत सारा पानी इस्तेमाल होगा उसको दूर करने में और आपको काफ़ी दिक्कत होगी, काफ़ी टाइम लग जाएगा। ये एक रीज़न हो सकती है, ये एक इकोनॉमिक रीज़न है। इसी तरह हार्ड वाटर अगर बॉयलर्स में इस्तेमाल किया जाए, आपके इल्म में शायद हो कि इंडस्ट्री के अंदर बहुत सारी इंडस्ट्रियां हैं जिसमें बॉयलर्स इस्तेमाल होते हैं पानी को गर्म करने के लिए। वो बॉयलर आम तौर पे लोहे के, स्टील के बने होते हैं और अगर पानी हार्ड हो तो उस पानी को जब उसके अंदर गर्म किया जाता है तो कैल्शियम कार्बोनेट डिपॉजिट होना शुरू हो जाती है उनके अंदर और एक बड़ी थिक लेयर बन जाती है कैल्शियम कार्बोनेट की। इसका क्या मुज़र असर होता है? इसका असर ये होता है कि उस थिक लेयर की वजह से आपको ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत होती है पानी को गर्म करने के लिए। आपको ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी चाहिए, आपको ज़्यादा गैस चाहिए, आपका बिल इलेक्ट्रिसिटी का ज़्यादा आएगा, आपका गैस का बिल ज़्यादा आएगा। तो ये एक इकोनॉमिक रीज़न हो सकती है पानी को ट्रीट करने की। ये तीसरे नंबर पे थी। अब हम नेक्स्ट रीज़न पे जिसके लिए हम पानी को ट्रीट करते हैं उसकी तरफ आते हैं, इंडस्ट्रियल पर्पसेस। इंडस्ट्रियल यूज़ में पानी जो आता है डिफरेंट इंडस्ट्रियल यूजेस में बाज़ औक़ात उसकी ट्रीटमेंट की ज़रूरत पड़ जाती है। हम बारी बारी देखते हैं और कुछ मिसालें इस पे लेते हैं। बॉयलर फीड वाटर, वो पानी जो बॉयलर में इस्तेमाल होता है वो ना सिर्फ सॉफ्ट होना चाहिए, उसको हार्ड नहीं होना चाहिए, बल्कि उसमें से ऑक्सीजन को भी रिमूव कर दिया जाता है। क्यों रिमूव किया जाता है? वो इसलिए रिमूव किया जाता है कि ऑक्सीजन जब आयरन के साथ रिएक्ट करती है और बॉयलर आम तौर पे आयरन या स्टील के बने होते हैं, तो वो जब आयरन ऑक्सीजन से रिएक्ट करेगी जो पानी के अंदर मौजूद है तो वो Fe2O3 बना देगी और ये जंग होता है। लिहाजा बॉयलर्स को जंग से बचाने के लिए, कोरोजन से बचाने के लिए जो पानी इस्तेमाल किया जाता है वो ना सिर्फ उसको ये देखा जाता है कि वो हार्ड ना हो, बल्कि उसमें से ऑक्सीजन को भी रिमूव किया जाता है ताकि कोरोजन उस मटेरियल की ना हो जिससे बॉयलर बना है। तो ये एक इंडस्ट्रियल रीज़न हो सकती है। आगे चलते हैं। डाइंग जो है उसके लिए जो पानी इस्तेमाल होता है, और इसमें अगर मैं मिसाल लूँ टेक्सटाइल इंडस्ट्री की, टेक्सटाइल इंडस्ट्री में आपको पता है कि मुख्तलिफ रंग कपड़ों को दिए जाते हैं, मुख्तलिफ डिज़ाइन कपड़ों को दिए जाते हैं। तो डाइंग के अंदर जो पानी इस्तेमाल होता है उसके अंदर आयरन और मैंगनीज ये नहीं होना चाहिए। अगर ये होगा तो उसका क्या नतीजा होगा? कपड़े के ऊपर स्टेनिंग हो जाएगी, पीले पीले से दाग पड़ जाएंगे। एक बड़ा अच्छा डिज़ाइन है, उसके ऊपर अगर पीले दाग पड़ गए हैं उसको कोई भी खरीदेगा नहीं। लिहाजा अगर डाइंग के लिए पानी आप इस्तेमाल कर रहे हैं किसी भी इंडस्ट्री में, तो आप आयरन और मैंगनीज की क्वांटिटीज़ को चेक करेंगे और अगर वो ज़्यादा मिकदार में पाई जा रही हैं तो आप कोई ट्रीटमेंट देंगे, उनको कम करेंगे, परमिसिबल लिमिट के अंदर लेकर आएंगे और फिर डाइंग के लिए इस्तेमाल करेंगे। आगे चलते हैं, हम मेडिसिन की मिसाल लेते हैं। आप और मैं मेडिसिन इस्तेमाल करते हैं।
मेडिसिन की फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज़ बेशुमार बनी हुई हैं। याद रखें कि मेडिसिन की जो भी फैक्ट्री होगी, फार्मास्यूटिकल की जो भी फैक्ट्री होगी, उसमें दवाइयाँ बनाने के लिए जो भी पानी इस्तेमाल होता है वो डिस्टिल्ड वाटर होता है। आम पानी नलके का इस्तेमाल नहीं किया जाता। डिस्टिल्ड वाटर डिस्टिलेशन एक प्रोसेस है जिसके ज़रिए उसको हासिल किया जाता है और फिर इस्तेमाल किया जाता है। तो ये एक और रीज़न है इंडस्ट्रियल यूज़ के लिए पानी के ट्रीटमेंट की। मैं आपके सामने कुछ मज़ीद मिसालें लेकर आ रहा हूँ कि हम पानी को क्यों ट्रीट करते हैं और उनका रिलेशनशिप है इंडस्ट्री के साथ। सॉफ्ट ड्रिंक्स, आप सॉफ्ट ड्रिंक्स पीते हैं, कोक पीते हैं, पेप्सी पीते हैं, दूसरी सॉफ्ट ड्रिंक्स पीते हैं। जितनी भी सॉफ्ट ड्रिंक्स हैं, याद रखिएगा कि उनके लिए जो पानी इस्तेमाल होता है उसकी टर्बिडिटी ज़ीरो होनी चाहिए, ज़ीरो। और ज़ीरो टर्बिडिटी कैसे होती है? ये रिवर्स ऑस्मोसिस का एक प्लांट होता है छोटा सा, जिसके थ्रू पानी को गुजारा जाता है, तो फिर उसकी टर्बिडिटी ज़ीरो होती है और उसमें से बाकी तमाम चीज़ें जो हैं, कंटेमिनेंट्स जो स्मॉल अमाउंट्स में भी होते हैं या और कोई भी आयंस, वो तमाम के तमाम रिमूव हो जाते हैं। वो पानी सिर्फ सॉफ्ट ड्रिंक के लिए इस्तेमाल किया जाता है। आम पानी में जो हम पीते हैं, म्यूनिसिपल यूज़ के अंदर सप्लाई में आता है, उसके अंदर कुछ ना कुछ टर्बिडिटी मौजूद होती है, 0.1, 0.2, 0.3। लेकिन सॉफ्ट ड्रिंक बनाने के लिए ये ज़रूरी है कि पानी की टर्बिडिटी ज़ीरो हो। लिहाजा अगर आप बहुत अच्छा पानी भी ले रहे हैं, कोई सॉफ्ट ड्रिंक इंडस्ट्री है, पेप्सी की इंडस्ट्री है, तो वो उसको ज़रूर रिवर्स ऑस्मोसिस प्लांट से गुजारते हैं, उसकी टर्बिडिटी को ज़ीरो करते हैं और उसके बाद फिर सॉफ्ट ड्रिंक बनाया जाता है। अब हम आ जाते हैं कुछ मिसलिनियस रीज़न्स जो पानी के ट्रीटमेंट का बायस बन सकती हैं। मिसलिनियस रीज़न में एक एग्जांपल है स्विमिंग पूल्स की। स्विमिंग पूल्स के अंदर ऑब्वियसली पानी के साथ आप इन कांटेक्ट आते हैं और अगर वो पानी कंटेमिनेटेड हो, आप बीमार हो सकते हैं। इसके अलावा स्विमिंग पूल में क्योंकि हर वक्त पानी मौजूद रहता है, सरफेस वेट रहती है, तो वहाँ बायो फाउलिंग का ख़तरा होता है। बायो फाउलिंग, व्हाट इज़ बायो फाउलिंग? बायो फाउलिंग इज़ the undesirable growth of microorganisms, plants, algae and other animals on wet surface। आप ये चाहते हैं कि स्विमिंग पूल में दीवारों के ऊपर कोई ऐसी ग्रोथ ना हो, लिहाजा कुछ ना कुछ ट्रीटमेंट करना पड़ता है। और आप ये भी चाहते हैं, हम ये भी चाहते हैं कि जो लोग उसमें स्विमिंग कर रहे हैं वो कोई बैक्टीरियोलॉजिकल कंटेमिनेशन का शिकार ना हो या उनको कोई वाटर बॉर्न डिजीज ना हो। देयरफॉर वाटर ट्रीटमेंट हैज़ टू बी डन इन स्विमिंग पूल्स। एक और मिसलिनियस रीज़न जिसकी तरफ मैं आ रहा हूँ वो है टू रिड्यूस द अमाउंट ऑफ फ्लोराइड्स। फ्लोराइड्स की क्वांटिटी अगर ड्रिंकिंग वाटर में 1.5 मिलीग्राम पर लीटर से ज़्यादा हो तो आपके दांतों में बड़ी आसानी से कीड़ा लग जाता है, आपके दांतों में फ्लोरोसिस हो जाता है, डेंटल फ्लोरोसिस हो जाता है। ये डेंटल कैरीज जो है, ये लफ्ज़ मैंने इस्तेमाल किया यहाँ पे, इसका मतलब ये है कि टूथ डिके, दांतों का कीड़ा लगना, कैविटीज़ का प्रोड्यूस हो जाना। याद रखें, फ्लोराइड्स अगर कॉन्सेंट्रेशन 1.5 मिलीग्राम से ज़्यादा है तो बहुत चांसेस है कि आपके दांतों को बहुत जल्दी कीड़ा लग जाएगा अगर आप ऐसा पानी पीते हैं, या आपके दांतों पे डेंटल फ्लोरोसिस हो जाएगा। डेंटल फ्लोरोसिस क्या चीज़ है? ये स्मॉल येलोइश स्पॉट्स आपके दांतों पे बन जाते हैं, इसको डेंटल फ्लोरोसिस कहते हैं और ज़ाहिर है देखने में बड़े ये बदनुमा लगते हैं। और ऐसा आदमी जब मुस्कुराता है तो उसकी मुस्कुराहट भी थोड़ी सी आपको अजीब महसूस होती है, उसके दांतों की पीलापन की वजह से या जो पीले स्पॉट्स होते हैं उसकी वजह से।
और अगर फ्लोराइड की क्वांटिटी बहुत ज़्यादा हो जाए, 1.5 मिलीग्राम से बढ़कर फर्ज करें 10 मिलीग्राम पर लीटर तक चली जाती है, तो उस सूरत में बोन डिफॉर्मेशन भी हो सकती है। लेकिन ये सिर्फ बच्चों में देखने में आई है कि बच्चों में बोन डिफॉर्मेशन होती है। जो बड़े यंग या एडल्ट लोग हैं उनमें बोन डिफॉर्मेशन के कोई साइंस नहीं देखे गए। उनको अगर होगा तो वो डेंटल कैरीज यानी कि दांतों का कीड़ा, कैविटीज़, या जो येलोइश स्पॉट्स दांतों पे आ जाते हैं वो होंगे। इसमें हमारे पास एक मिसाल है, लाहौर के करीब एक इलाका है मांगा मंडी, वहाँ पे ये इंसिडेंट हुआ था कि बच्चों की टांगें और उनके बाजू टेढ़ा होना शुरू हो गए थे। तो प्रेस में जब ये खबर रिपोर्ट हुई तो पानी की टेस्टिंग इंस्टीट्यूट ऑफ एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग को गवर्नमेंट ने कहा। तो टेस्टिंग के दौरान पता चला कि पानी में फ्लोराइड की जो कंसंट्रेशन है वो 17 मिलीग्राम्स पर लीटर है। तो दैट वाज द बेसिक रीज़न ऑफ द बोन डिफॉर्मेशन ऑफ इन द चिल्ड्रन। तो स्टूडेंट्स, ये थी वो रीज़न्स जिसकी वजह से हमें पानी ट्रीट करना पड़ता है। इसमें टॉप प्रायोरिटी इज़ टू प्रोटेक्ट द पब्लिक हेल्थ, and then sometimes we have to treat the water for aesthetic reasons, sometime for economic reasons, and sometime due to some specific requirement of the industry, water has to be treated. अब हम आते हैं कि ट्रीटमेंट के डिफरेंट मेथड्स वो कौन कौन से हो सकते हैं, हम पानी को किस किस तरह ट्रीट कर सकते हैं। एक लंबी वैरायटी है, बेशुमार मेथड्स हैं पानी की ट्रीटमेंट के। बाज़ औक़ात हम एक सिंगल मेथड को भी यूज़ कर लेते हैं, उससे हमारा काम चल जाता है, लेकिन बाज़ औक़ात हमें मल्टीपल मेथड्स को कंबाइन करके इस्तेमाल करना पड़ता है, फिर हमारी रिक्वायरमेंट पूरी होती है। अब आप मेरे से ये सवाल कर सकते हैं कि कब एक सिंगल मेथड इस्तेमाल होगा और कब हमें मल्टीपल मेथड्स को यूज़ करना पड़ेगा। इसका कोई स्ट्रेट जवाब नहीं है। इसमें दो चीज़ों को देखा जाता है। जब भी आप सिलेक्शन करते हैं किसी मेथड की, सबसे पहले आप ये देखते हैं कि रॉ वाटर की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, नंबर 1। नंबर 2, आपका अल्टीमेट यूज़ क्या है। आप किसी पब्लिक सप्लाई में देना चाहते हैं, आप किसी इंडस्ट्री को सप्लाई देना चाहते हैं, आप क्या करना चाहते हैं, आपका अल्टीमेट यूज़ क्या है। ये वो दो चीज़ें हैं या फैक्टर्स हैं जो डिसाइड करते हैं कि पानी की ट्रीटमेंट किस तरह की जाए, एक सिंगल मेथड यूज़ किया जाए या मल्टीपल मेथड यूज़ किए जाए। आपके सामने एक लिस्ट है और इस लिस्ट में डिफरेंट ट्रीटमेंट मेथड्स को लिस्ट डाउन किया गया है। मैं इसको बारी बारी पढ़ूंगा। नंबर 1, स्टोरेज एंड प्लेन सेडिमेंटेशन। प्लेन सेडिमेंटेशन का मतलब ये है कि आपने पानी लिया, आपने किसी कंटेनर में रखा, उसको थोड़ी देर के लिए छोड़ दिया, उसके अंदर पार्टिकल्स अगर थे तो वो नेचुरली सेटल हो गए, उसके बाद ट्रीटमेंट ख़त्म हो गया। इसको स्टोरेज एंड प्लेन सेडिमेंटेशन कहते हैं। नंबर 2, रैपिड सेडिमेंटेशन। अगर आपने कोई कोगुलेंट डाला है, उसको मिक्स किया है, मिक्स करने के बाद फिर आपने पानी को सेटलिंग टाइम दिया है, तो इस प्रोसेस को रैपिड सेडिमेंटेशन कहा जाता है। नंबर 3, फिल्ट्रेशन। फिल्ट्रेशन क्या है? किसी भी ग्रेनुलर मीडिया से पानी को पास करना और उसके जो सस्पेंडेड पार्टिकल्स हैं वो रिमूव हो जाए, इसको फिल्ट्रेशन कहा जाता है। डिसइंफेक्शन, पानी के अंदर बैक्टीरियोलॉजिकल कंटेमिनेशन को ख़त्म करने के लिए कोई भी डिसइंफेक्टेंट डालना जो जरासीम को मार दे, उसको डिसइंफेक्शन कहा जाता है। ये भी एक ट्रीटमेंट है और बड़ी ज़रूरी ट्रीटमेंट है। ये आपकी हेल्थ को प्रोटेक्ट करने के लिए है। नंबर 5, एरिएशन। बाज़ औक़ात आप पानी को एरिएट करते हैं,
या उसको एक शावर की सूरत में ऊपर फेंकते हैं और वो नीचे वापस गिरता है। इससे पानी के अंदर ऑक्सीजन के कंटेंट्स ज़्यादा होते हैं। पानी जब हवा में जाता है तो सूरज की किरणें उसके अंदर से गुजरती हैं, उनमें अल्ट्रावायलेट रेज होती हैं, जरासीम कुशी होती है, तो बाज़ औक़ात एरिएशन भी की जाती है। नंबर 6, एक्टिवेटेड कार्बन। ये एक कंटेंट है, ऐसा मटेरियल है जो ख़ास तौर पे टेस्ट एंड ओडर को रिमूव करने के लिए इस्तेमाल होता है। नंबर 7, सॉफ्टनिंग। जैसा कि अभी जिक्र आया है पहले रीजन्स में कि हमें घर में भी सॉफ्ट वाटर चाहिए और हमें बॉयलर के लिए भी इंडस्ट्री में सॉफ्ट वाटर चाहिए, तो वाटर सॉफ्टनिंग भी एक ट्रीटमेंट है जिसके ज़रिए पानी को सॉफ्ट किया जाता है। 8 नंबर, रिमूवल ऑफ आयरन। जैसा कि आपके अभी जिक्र हुआ है कि डाइंग इंडस्ट्री में, टेक्सटाइल डाइंग में, वाटर शुड बी फ्री फ्रॉम आयरन एंड मैंगनीज। तो अगर क्वांटिटी ज़्यादा है तो कोई ना कोई ट्रीटमेंट आयरन के लिए, उसकी रिमूवल के लिए करना पड़ेगा। आगे चलते हैं। ये वो फुटनोट्स हैं जिनका ऊपर जिक्र हुआ था। सबसे पहला फुटनोट था बायोफाउलिंग के मुतालिक। बायोफाउलिंग की ये डेफिनेशन लिखी हुई है, अनडिज़ायरेबल एक्यूमुलेशन ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, प्लांट्स, एल्गी एंड और एनिमल्स ऑन वेटेड स्ट्रक्चर्स। ये डेफिनेशन है बायोफाउलिंग की। फिर लफ्ज़ यूज़ हुआ था डेंटल कैरीज। डेंटल कैरीज मीन कैविटीज़ और टूथ डिके, दांतों का कीड़ा लगना। फिर एक लफ्ज़ यूज़ हुआ था डेंटल फ्लोरोसिस। डेंटल फ्लोरोसिस की डेफिनेशन है अपीयरेंस ऑफ येलोइश स्पॉट्स ऑन टीथ। तो ये फुटनोट में मीनिंग्स या डेफिनेशंस दे दी गई हैं जो लफ्ज़ डिफ़िकल्ट इस्तेमाल हुए थे। हम आगे चलते हैं। 9th जो ट्रीटमेंट हो सकती है वो है अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। इसको मैं एब्रीविएशन UF से ज़ाहिर करूँगा। और आखिरी नंबर 10 इज़ रिवर्स ऑस्मोसिस। इसको मैं RO से ज़ाहिर करूँगा। इसको मैंने इंटेंशनली ऐड किया है। इंटेंशनली इसलिए ऐड किया है कि आजकल आप देखेंगे कि बहुत रिवाज है फिल्ट्रेशन प्लांट्स का, गांव की सतह पे भी, शहर की सतह पे भी। अगर आप लाहौर में देखेंगे तो जगह जगह फिल्ट्रेशन प्लांट्स लगे हुए हैं। उनका सिर्फ एक ही पर्पज़ है, सिर्फ एक, टू प्रोवाइड ड्रिंकिंग वाटर। इसके अलावा वो पानी प्रोवाइड नहीं करते। अगर आपने कपड़े धोने हैं तो उसके लिए नहीं है, अगर आपने बर्तन धोने हैं उसके लिए नहीं है। वो सिर्फ और सिर्फ ड्रिंकिंग के लिए पानी प्रोवाइड करते हैं। तो क्योंकि आजकल इनका बहुत जिक्र हो रहा है, गवर्नमेंट पीने का साफ पानी मुहैया करने के ऐलानात मुख्तलिफ मौक़ों पे करती रहती है, फिल्ट्रेशन प्लांट लगते रहते हैं। इसलिए बड़ा ज़रूरी है कि कोर्स कंटेंट्स के अंदर इनको शामिल किया जाए और इसके मुतल्लिक आपकी ओरिएंटेशन और अवेयरनेस जो है वो सफिशेंट होनी चाहिए। इससे पहले कि मैं पार्टिकल्स इन वाटर की तरफ चलूँ, ये ज़रूरी है कि कुछ मुख्तसर बात अल्ट्रा फिल्ट्रेशन और रिवर्स ऑस्मोसिस पे भी कर ली जाए। तो सबसे पहले मैं गुफ्तगू करूँगा अल्ट्रा फिल्ट्रेशन पे। आए देखते हैं कि अल्ट्रा फिल्ट्रेशन का प्रिंसिपल क्या है और इसका पर्पस क्या है, ये कब ट्रीटमेंट मेथड इस्तेमाल किया जाता है। सबसे पहले हम प्रिंसिपल देखते हैं। अल्ट्रा फिल्ट्रेशन इज़ बेस्ड ऑन मेम्ब्रेन टेक्नोलॉजी। आजकल मेम्ब्रेन टेक्नोलॉजी बहुत पॉपुलर है, वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट के लिए भी और वाटर ट्रीटमेंट के लिए भी। और ख़ास तौर पे वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट के लिए ये इसलिए इस्तेमाल की जाती है कि पानी को रीयूज़ के काबिल बनाया जा सके। ये कंटेमिनेंट्स को काफ़ी हद तक दूर कर देती है। ऑल्दो कि ये काफ़ी कॉस्टली होती है, लेकिन पानी को, ख़ास तौर पे ट्रीटेड वेस्ट वाटर को, ये इस काबिल बना देती है कि आप उसको रीयूज़ कर लें,
आप उसको हॉर्टिकल्चर के लिए रीयूज़ कर लें, ग्रास की वाटरिंग के लिए रीयूज़ कर लें, और उसके अलावा डिफरेंट और पर्पसेस भी हो सकते हैं। सब्जियों को पानी देना है, पौधों को पानी देना है, फर्श को धोना है, ये सारे काम आप कर सकते हैं अगर आप ट्रीटेड वेस्ट वाटर को फिर किसी मेम्ब्रेन टेक्नोलॉजी के ज़रिए फर्दर टर्शरी ट्रीटमेंट दे दें। इन दिस हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर फोर्सेस ए लिक्विड अगेंस्ट ए सेमी परमीबल मेम्ब्रेन। एक सेमी परमीबल मेम्ब्रेन होती है और हाइड्रोस्टैटिक फोर्स लगाई जाती है कि वो पानी उस सेमी परमीएबल मेम्ब्रेन के थ्रू गुजर जाए। Suspended solids and solutes of high molecular weight are retained on one side of the semi-permeable membrane, while water and low molecular weight solutes they pass through the membrane. वो मेम्ब्रेन से पास थ्रू हो जाते हैं। जो पास थ्रू हो जाते हैं वो प्योरीफाइड वाटर होता है, उसको आप पीने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। ये तो था इसका प्रिंसिपल। अब ये कहाँ पे आपने अल्ट्राफिल्ट्रेशन प्लांट लगाना है या अल्ट्राफिल्ट्रेशन मेम्ब्रेन यूज़ करनी है, ये बड़ा अहम है। अल्ट्राफिल्ट्रेशन मेम्ब्रेन्स आर मोस्टली यूज्ड फॉर द रिमूवल ऑफ पैथोजेंस, बैक्टीरिया, वायरसेस एटसेट्रा, एंड एंडोटॉक्सिन्स। एंडो का मतलब होता है विद इन, टॉक्सिन का मतलब ऐसी चीज जो टॉक्सिक है। कोई भी बैक्टीरिया अगर उसके अंदर कोई टॉक्सिक मटेरियल मौजूद है जो कि बैक्टीरिया के मरने पे फिर रिलीज होता है, उसको एंडोटॉक्सिन कहा जाता है। तो अल्ट्राफिल्ट्रेशन मेम्ब्रेन का एक ही मकसद है कि ये बैक्टीरियोलॉजिकल कंटेमिनेशन को, जो बैक्टीरिया की फॉर्म में हो सकती है, वायरस की फॉर्म में हो सकती है, एंडोटॉक्सिन की फॉर्म में हो सकती है, उसको ये रिमूव करके हाई प्योरिटी वाटर जो पीने के काबिल है वो दे। अल्ट्राफिल्ट्रेशन मेम्ब्रेन्स आर सप्लाइड विद नॉमिनल पोर साइज इन द रेंज ऑफ 0.02 to 0.04 माइक्रॉन। ये इनका पोर साइज है 0.02 माइक्रॉन से लेके पोर साइज 0.04 माइक्रॉन तक रेंज कर सकता है। आप किसी भी टाइप की पोर साइज की ऑर्डर कर सकते हैं कि मुझे इस पोर साइज का अल्ट्राफिल्ट्रेशन मेम्ब्रेन चाहिए। एंड these ultrafiltration membranes they achieve more than greater than 6 log removal of bacteria। 6 log का क्या मतलब है? 99.9999%। अगर आप इसको काउंट करें 1 2 3 4 5 6, इसलिए इसको 6 लॉग रिडक्शन कहा जाता है। अगर परसेंटेज में देखना है तो ये 99.9999% है। अल्ट्राफिल्ट्रेशन मेम्ब्रेन्स 6 लॉग रिडक्शन तक कर देती हैं बैक्टीरिया की। आइए हम देखें कि एक एग्जांपल लें कि क्या 99% रिमूवल बैक्टीरिया की केस में अच्छी रिमूवल कही जा सकती है? ये अच्छी रिमूवल नहीं है। कम से कम जो डिजायर्ड रिमूवल है वो 6 लॉग रिडक्शन तक होनी चाहिए, फिर आप कह सकते हैं कि पानी बैक्टीरियोलॉजिकली सेफ है। आए हम इसको एक एग्जाम्पल के ज़रिए समझते हैं। फर्ज करें कि फीकल कॉलीफॉर्म है, ये जस्ट मैं आपको एक एग्जांपल देने के लिए कह रहा हूँ। 1 ml में जो ट्रीटेड वेस्ट वाटर होता है उसमें फीकल कॉलीफॉर्म 1 मिलियन के करीब होते हैं। 1 ml में
सिर्फ 1 ml में 1 मिलियन के करीब होते हैं। अगर 99% रिमूवल की जाए, आप अपने कैलकुलेटर पे करके देखिएगा, तो जो तादाद बचती है वो 10,000 है। तो क्या आप 99% रिमूवल को बैक्टीरिया की केस में अच्छी रिमूवल कह सकते हैं? बिल्कुल नहीं कह सकते, इसलिए कि 10,000 फिर भी मौजूद है जो लोगों को बीमार कर सकते हैं। फीकल कॉलीफॉर्म तो बीमार नहीं करते, मैं सिर्फ ये मिसाल दे रहा हूँ। बिल्कुल इसी तरह डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जिनको हम पैथोजेंस कहते हैं, वो भी मिलियंस की तादाद में मौजूद होते हैं पर ml। आए अब चलते हैं 99.99996 लॉग रिडक्शन की तरफ। आप अपने कैलकुलेटर्स पे कीजिएगा, जब आप ये रिमूवल देखेंगे तो जो फीकल कॉलीफॉर्म बचेंगे वो 0 बचेंगे। मीन्स के तकरीबन कंप्लीट रिमूवल, 100% रिमूवल आप कह सकते हैं कि कोई पैथोजन नहीं बचेगा जब पानी अल्ट्रा फिल्ट्रेशन मेम्ब्रेन से गुजर जाएगा। और अगर वो लोग पिएंगे तो वो तमाम जो वाटर बॉर्न डिजीजेस बैक्टीरियोलॉजिकली कंटेमिनेटेड वाटर से हो सकती है, वो उससे बच जाएंगे। दूसरी जो टेक्नोलॉजी है जो आजकल फिल्ट्रेशन प्लांट्स के लिए बहुत ज़्यादा इस्तेमाल हो रही है, वो है रिवर्स ऑस्मोसिस। तो रिवर्स ऑस्मोसिस का हम प्रिंसिपल भी देखेंगे और फिर हम इसकी मुख्तसर फंक्शनिंग और इसकी बिल्कुल ब्रीफ डिटेल्स मैं आपको यहाँ पे दूंगा, जो कि आपके लिए काफ़ी होंगी। इसकी तफसील आप देख सकते हैं अगर आप देखना चाहें। वो बुक जो अभी लिखी जा रही है वाटर एंड वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट डिज़ाइन में, जो कि अभी मिडल में है, उसमें एक पूरा चैप्टर कंपोज किया गया है फिल्ट्रेशन प्लांट्स पे, उनके क्या कंपोनेंट्स होते हैं, कमरा किस तरह का होता है, बाकी और जो इक्विपमेंट हैं वो कौन कौन से इस्तेमाल होते हैं, ये सारी की सारी डिटेल आपको उस पर मिलेगी। होपफुली जब वो बुक छप के आ जाएगी तो आप उसमें वो तफसील देख सकेंगे। तो सबसे पहले हम चलते हैं रिवर्स ऑस्मोसिस का प्रिंसिपल क्या होता है। इट इज़ ए मेम्ब्रेन टेक्नोलॉजी। अगेन अल्ट्रा फिल्ट्रेशन की तरह रिवर्स ऑस्मोसिस भी एक मेम्ब्रेन टेक्नोलॉजी है। तो लिहाजा प्रिंसिपल वही है। वाटर इज पुश्ड थ्रू आरओ मेम्ब्रेन यूजिंग हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर। The pollutants are retained on the pressurized side। इसको मैं अभी एक फिगर के जरिए एक्सप्लेन करूंगा। पहले मैं ये टेक्स्ट पढ़ लूं, उसके बाद एक फिगर आएगी। फिगर के जरिए मैं ये जो टेक्स्ट आपके सामने आ रहा है इसको मैं पूरी तरह एक्सप्लेन करूंगा। The pollutants are retained on the pressurized side of the membrane and the pure water, ये ज़रा गौर कीजिएगा, तवज्जो आपकी चाहिए, प्योर वाटर, इस लफ्ज़ की ख़ास सिग्निफिकेंस है। प्योर वाटर वो होता है जिसमें कोई टर्बिडिटी नहीं होती, कोई और पोल्यूटेंट नहीं होता, सिर्फ H2O होता है और उसमें कुछ भी नहीं होता। इसको प्योर वाटर कहते हैं। रिवर्स ऑस्मोसिस वो टेक्नोलॉजी है जो कि हर कंटेमिनेंट को इन एवरी रिस्पेक्ट रिमूव कर देती है और सिर्फ हमारे पास क्या रहता है, प्योर वाटर। एंड द प्योर वाटर pass to the other side of the membrane. These impurities gradually concentrate and are removed as brine or water reject, which is wasted। अब ये दो लफ्ज़ यहाँ इस्तेमाल हुए हैं। ब्राइन, ये भी कॉमनली आप देखेंगे इस्तेमाल होता है, और बाज़ जगह आप देखेंगे लिटरेचर में इसको वाटर रिजेक्ट का लफ्ज़ दिया गया है। अब मैं फिगर के ज़रिए एक्सप्लेन करूँगा कि आरओ मेम्ब्रेन कैसे काम करती है। ये जो थिक सी लाइन है, ये कॉन्सेप्ट डायग्राम है, ये आरओ मेम्ब्रेन को ज़ाहिर करती है।
इस साइड पे पॉल्यूटेड वाटर है और हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर अप्लाई किया जाता है, और ये पॉल्यूटेड वाटर जो है जब इसके अगेंस्ट पुश किया जाता है मेम्ब्रेन के अगेंस्ट, तो तमाम जो इम्प्योरिटीज़ हैं या कंटेमिनेंट्स हैं वो इस साइड पे रिटेन हो जाते हैं, क्योंकि पोर साइज इतना छोटा है ये उनको गुजरने नहीं देता। सिर्फ प्योर वाटर ही इस साइड पे गुजर सकता है। जैसे जैसे ऑपरेशन जारी रहता है यहाँ पे कंटेमिनेंट्स की कंसंट्रेशन बढ़ती जाती है, और फिर एक वक्त ऐसा आता है कि इस कंटेमिनेटेड जो हाईली कंसंट्रेटेड कंटेमिनेटेड वाटर होता है, जिसको कि ब्राइन या वाटर रिजेक्ट कहा जाता है, उसको फिर ज़ाया कर दिया जाता है और फिर दोबारा से आरओ प्लांट को चलाया जाता है। अब चलते हैं आगे दूसरी तफसील की तरफ। आरओ इस्तेमाल कहाँ होता है ये आपने भूलना नहीं। बेशुमार जगह पे हमारे यहाँ पाकिस्तान के अंदर, और अगर मैं स्पेसिफिकली कहूँ तो लाहौर के अंदर, ये गलतियाँ की गई हैं। याद रखें, आरओ प्लांट वहाँ इस्तेमाल होता है जहाँ पानी ब्रैकिश होता है। ब्रैकिश पानी वो होता है जिसका TDS 2000 से ज़्यादा हो और पानी कड़वा, और अगर 4000 है तो बहुत ही कड़वा, 5000 है तो आप ज़ुबान पे भी नहीं उसको रख सकते, फ़ौरन थूक देंगे आप उसको। इनटू स्वीट वाटर, ये ब्रैकिश पानी अगर हो उसको स्वीट वाटर में कन्वर्ट करना हो फिर आरओ इस्तेमाल करेंगे। अगर पानी मीठा हो और उस पर सिर्फ बैक्टीरियोलॉजिकल कंटेमिनेशन को दूर करना मकसूद हो तो फिर आरओ इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। फिर कौन सा हम इस्तेमाल करेंगे? अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, वो मेम्ब्रेन यूज़ करेंगे। ये गलतियां लाहौर में हुई हैं। लाहौर का पानी मीठा है, यहाँ बहुत सारे आरओ प्लांट्स लगाए गए हैं जो कि मुनासिब नहीं है, क्योंकि आरओ प्लांट का जो ऑपरेशन मेंटेनेंस चार्जेस हैं वो बहुत हाई होते हैं। जहाँ उसकी ज़रूरत नहीं है वहाँ उसको लगाना एक टेक्निकल मिस्टेक है। ऑल्सो रिमूव्स पैथोजेनिक बैक्टीरिया, हैवी मेटल्स एंड मैनी अदर कंटेमिनेंट्स फ्रॉम वाटर। जैसा कि मैंने पहले आपको बताया कि ये तमाम की तमाम कंटेमिनेंट्स ये उसको रिमूव कर देता है। ये आरओ मेम्ब्रेन विल रिमूव impurities and particles larger than 0.001 माइक्रोन। अब आप फर्क देख लें, आप अल्ट्राफिल्ट्रेशन का और रिवर्स ऑस्मोसिस का, उसमें पोर साइज क्या था? 0.02 माइक्रोन से लेके 0.04 माइक्रोन तक, और यहाँ साइज क्या है? 0.001 माइक्रोन। इससे बड़ा अगर पार्टिकल होगा आरओ मेम्ब्रेन उसको नहीं गुजरने देगी और रोक लेगी। ये एक अगेन स्कीमेटिक डायग्राम है जो आरओ प्लांट के प्रोसेस को थोड़ा एक्सप्लेन करेगी। ब्रैकिश वाटर यहाँ से आ रहा है। अच्छा, ब्रैकिश वाटर, मेरा एक सवाल है कि ये कहाँ कहाँ है? अगर आप साउथ पंजाब में चले जाएं, वहाँ बहुत सारी जगह पे, बहावल नगर में, बहावलपुर में, रहीम यार खान की साइड पे, चिश्तियाँ की साइड पे, बास जगह पे पानी काफ़ी कड़वा है। बिजली चली गई है, बहरहाल हम अपना लेक्चर जारी रखेंगे, बिजली भी आ जाएगी इंशाल्लाह। इन इलाकों में जहाँ पानी कड़वा है वहाँ पे अगर पीने का पानी या फिल्ट्रेशन प्लांट लगाना है साफ़ पीने के पानी के लिए, तो फिर रिवर्स ऑस्मोसिस को लगाना पड़ेगा, क्योंकि रिवर्स ऑस्मोसिस ही कड़वे पानी को मीठा कर सकता है। यहाँ से ब्रैकिश वाटर आया 100 लीटर, आरओ प्लांट लगा हुआ है जिसमें रिवर्स ऑस्मोसिस प्लांट, आरओ मेम्ब्रेन है, पानी इससे गुजरा, स्वीट वाटर हमने हासिल किया और ब्राइन को कलेक्ट करके वेस्ट कर दिया। अब अगर 100 लीटर पानी जा रहा है तो कितना मीठा पानी मिलेगा?
100 में से 80 लीटर तक हमें मीठा पानी मिल सकता है। बाकी जो कंसंट्रेट होगा बहुत ज़्यादा तादाद में आरओ की एक साइड पे, उसको हमें ज़ाया करना पड़ेगा। उसको हम ब्राइन या वाटर रिजेक्ट कहते हैं। वो तकरीबन 20 से लेके 40 लीटर तक हो सकता है। अगर आप अच्छी क्वालिटी का आरओ प्लांट लेते हैं तो 80 लीटर तक आपको 100 लीटर से मिल जाएगा पानी मीठा, और कम रिजेक्ट होगा। लेकिन अगर क्वालिटी अच्छी नहीं होगी तो हो सकता है आपको सिर्फ 60 लीटर मिले और 40 लीटर जो है वो वाटर रिजेक्ट या ब्राइन बन जाए और आपको उसको डिस्पोज ऑफ करना पड़ता है। अब ब्राइन को कैसे डिस्पोज ऑफ करते हैं? ब्राइन इज डिस्पोज्ड एट लीस्ट 500 मीटर्स अवे फ्रॉम वाटर एब्स्ट्रैक्शन पॉइंट। जहाँ से आप पानी निकाल रहे हैं, छोटा ट्यूबवेल आपने लगाया है फिल्ट्रेशन प्लांट के लिए, उससे जहाँ आपने डिस्पोज करना है ब्राइन को या वाटर रिजेक्ट को, उसका फासला उस जगह से जहाँ से आप पानी निकाल रहे हैं कम से कम 500 मीटर होना चाहिए। ये कुछ गाइडलाइंस हैं जो दी गई हैं। ब्राइन इज इंजेक्टेड इन अ वेल विच इज एट लीस्ट 150 फीट डीप। अब इसकी डिस्पोजल कैसे होती है? जिस तरह आप पानी निकालने के लिए ट्यूबवेल लगाते हैं, बिल्कुल इसी तरह एक ट्यूबवेल लगता है, उसमें स्ट्रेनर होता है और ब्राइन को उसमें डाल दिया जाता है, और वो ब्राइन फिर नीचे पानी के साथ जो ऑलरेडी कड़वा होता है उसके साथ मिल जाता है। एक बड़ी अहम चीज़ आरओ के मुतालिक, रीमिनरलाइजेशन ऑफ आरओ ट्रीटेड वाटर हैज़ टू बी डन टू मेक इट ऑफ एक्सेप्टेबल टेस्ट। एक बड़ी दिलचस्प बात है। आरओ प्लांट से जब आप पानी गुजारते हैं तो क्योंकि वो सब कुछ रिमूव कर देता है, तो पानी जब आप पीते हैं तो वो अजीब फीका सा पानी होता है। पानी के अंदर जो टेस्ट है वो टीडीएस, कैल्शियम और दूसरे जो आयंस होते हैं उसकी वजह से होता है, और वो आपकी बॉडी के लिए भी अहम रिक्वायरमेंट होते हैं। लिहाजा जब पानी आरओ से ट्रीट कर लिया जाता है तो उसको रीमिनरलाइज किया जाता है। मीन्स उसमें कैल्शियम और पोटाशियम और सोडियम, ये चीज़ें दोबारा से ऐड की जाती हैं ताकि उसका टेस्ट ऐसा हो कि आप उसको पी सकें और आपकी जो बॉडी की रिक्वायरमेंट है इन ख़ास कॉन्स्टिट्यूएंट्स की वो भी पूरी हो सके। ये एक इम्पॉर्टेंट स्टेप है जो सबसे एंड पे किया जाता है। सारी ट्रीटमेंट करने के बाद पानी सप्लाई करने से पहले, ड्रिंकिंग वाटर को लोगों को देने से पहले उसको एक टैंक में रीमिनरलाइज किया जाता है और फिर जो है लोग फिल्ट्रेशन प्लांट से उसको अपनी बोतलों में भरते हैं। तो अजीज़ तलबा, ये तो थे डिफरेंट मेथड्स जो पानी की ट्रीटमेंट के लिए इस्तेमाल हो सकते हैं। हमने 10 डिफरेंट मेथड को लिस्ट किया। अब हम चलते हैं उस मेथड की तरफ जो हमने इस कोर्स के अंदर पढ़ना है। कोर्स आपका ENE 406, इसमें हमारा फोकस होगा पब्लिक वाटर सप्लाईज। किसी गांव की, किसी छोटे तहसील हेडक्वार्टर की, किसी डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर की, किसी डिविजनल हेडक्वार्टर की या प्रोविंशियल हेडक्वार्टर की, ऐसी तमाम वाटर सप्लाईज जो म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन चला रही होती है, जो वासा चला रहा होता है, उसको पब्लिक वाटर सप्लाईज कहा जाता है। नाउ मेनी पब्लिक वाटर सप्लाईज दे आर बेस्ड ऑन सरफेस वाटर्स। फॉर एग्जाम्पल, रिवर को अगर हम लें तो मरी की जो वाटर सप्लाई है वो हरो रिवर के ऊपर बेस्ड है और 5 स्टेजेस के अंदर पंपिंग करके मरी में पानी कश्मीर पॉइंट पे पहुंचाया जाता है जो सबसे हाईएस्ट है, और वहाँ से बाय ग्रेविटी पूरे मरी को, शहर को सप्लाई किया जाता है। कैनाल, ये भी सरफेस वाटर सोर्स है। साउथ पंजाब में बहुत रिवाज है क्योंकि कड़वा पानी है और नहर का पानी मीठा होता है, तो या तो नहर के साथ साथ थोड़े थोड़े वक्फे से स्मॉल डिस्चार्ज के ट्यूबवेल लगा लिए जाते हैं जो सीपेज वाटर को लेते हैं, कलेक्ट करते हैं और सप्लाई कर देते हैं, या रॉ वाटर को लेके फिर उसकी ट्रीटमेंट करके विलेज को या सिटी को सप्लाई किया जाता है।
डैम्स, ये भी सरफेस वाटर सोर्स है। इसकी एग्जांपल क्या है? रावलपिंडी में जो रावल डैम है, वहाँ का पानी ट्रीट करके फिल्ट्रेशन प्लांट में पिंडी को सप्लाई किया जाता है। लेक, ये भी सरफेस वाटर सोर्स है। कराची का जो पानी है वो मोस्टली कलरी लेक से आ रहा है। कलरी लेक काफ़ी 60-70 किलोमीटर गालबन, अभी मुझे सही एग्जैक्ट फिगर याद नहीं है, वो कराची से दूर है और बड़ी बड़ी पाइपलाइनों के ज़रिए, क्योंकि वो मीठा पानी है, वो वहाँ पे लाया जाता है और कराची में उसको सप्लाई किया जाता है। इसके अलावा भी कराची के दूसरे सोर्सेस भी हैं। In this course, focus will be on the treatment of surface water for public water supplies. ये आप अपने ज़हन में बिठा लें कि ClO2 में वाटर ट्रीटमेंट प्लांट डिज़ाइन में इस कोर्स के अंदर हमारा फोकस ये होगा कि वो वाटर जो सरफेस वाटर है और पब्लिक वाटर सप्लाई के लिए इस्तेमाल करना पड़ गया है, उसकी ट्रीटमेंट कैसे करनी है। ये है हमारा फोकस इस पार्ट 2 में, इस कोर्स के। आगे चलते हैं। सरफेस वाटर को अगर आप गौर से देखें तो सरफेस वाटर इज डेंजरसली कंटेमिनेटेड। इसमें आपको टर्बिडिटी भी मिलेगी, इसमें हमें बैक्टीरियोलॉजिकल कंटेमिनेशन भी बेशुमार मिलेगी और सस्पेंडेड सॉलिड्स भी होंगे। देयरफॉर हमें एक ट्रीटमेंट ट्रेन सेलेक्ट करनी पड़ती है जिसके थ्रू पानी को हम गुजारते हैं तो वो इस काबिल होता है कि हम उसको एज ए पब्लिक वाटर सप्लाई इस्तेमाल कर सकें। और वो ट्रीटमेंट ट्रेन क्या है वो आपके सामने दे दी गई है। रॉ वाटर है, ये किसी सरफेस वाटर बॉडी से आ रहा है, रिवर हो सकता है, कैनाल हो सकती है, डैम हो सकता है, लेक हो सकती है। इसको सबसे पहले स्क्रीन से गुजारा जाता है, स्क्रीनिंग की जाती है, फिर कोगुलेशन, कोगुलेशन के बाद उसकी फ्लोकुलेशन, फ्लोकुलेशन के बाद सेडिमेंटेशन और उसके बाद फिल्ट्रेशन और आखिर में डिसइंफेक्शन। डिसइंफेक्शन आमतौर पे एक क्लियर वाटर वेल में की जाती है। डिसइंफेक्शन के बाद इसको सप्लाई कर दिया जाता है। ये एक टिपिकल ट्रीटमेंट ट्रेन है जो म्यूनिसिपल वाटर सप्लाईज के लिए, अगर ग्राउंड वाटर अवेलेबल ना हो और आपको सरफेस वाटर लेना पड़े तो फिर आप इस ट्रीटमेंट ट्रेन को यूज़ करते हैं। अब हम देखते हैं कि ग्राउंड वाटर की क्या किसी ट्रीटमेंट की ज़रूरत होती है या नहीं होती। इसको ज़रा देख लेते हैं थोड़ा सा मुख्तसर। ग्राउंड वाटर्स आर यूजुअली सेफ, ना तो इनमें टर्बिडिटी है, ना इनमें बैक्टीरियोलॉजिकल कंटेमिनेशन है, एंड दे डू नॉट require coagulation, flocculation, sedimentation, filtration. If groundwater quality is good, only disinfection is required. अब आप मुझसे ये सवाल कर सकते हैं कि अगर ये सारी चीज़ें ठीक हैं, इसमें बैक्टीरियोलॉजिकल कंटेमिनेशन भी नहीं है, बाकी भी ये बिल्कुल हर तरह सेफ है, तो फिर डिसइंफेक्शन की क्या ज़रूरत पड़ गई है? ये बड़ा अहम सवाल है, इस पे आप सोचें। डिसइंफेक्शन की क्या ज़रूरत पड़ गई? डिसइंफेक्शन की ज़रूरत इसलिए है कि जब आप उस वाटर को जो ट्यूबवेल से निकल रहा है, जो बिल्कुल प्योर है, कोई बैक्टीरियोलॉजिकल कंटेमिनेशन नहीं, सस्पेंडेड सॉलिड नहीं, डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में पंप करते हैं और वो डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम बहुत बड़ा है, तो चांसेस होते हैं कि डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में अगर कहीं लीकेजेस वगैरह हैं और वहाँ से कोई कंटेमिनेंट एंटर हो गया है तो पानी, वो प्योर वाटर ट्यूबवेल का भी कंटेमिनेट हो सकता है जब वो एंड यूज़र तक पहुँचेगा। इसलिए एज ए प्रिकॉशनरी मेजर हम उसकी डिसइंफेक्शन करते हैं कि अगर ऐसा चांस हो जाए कि कोई कॉम्प्रोमाइज़ हो जाए, कहीं से डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम टूट जाए, लीक हो जाए और वहाँ से गंदा पानी, सीवेज का पानी या और कंटेमिनेटेड वाटर उसमें एंटर हो जाए, तो वो जो हम डिसइंफेक्शन करेंगे वो फाइट करे उन जरासीम से, उनको ख़त्म करे। इससे पहले
कि वो पानी एंड कंज्यूमर तक पहुंचे। तो वाई का जवाब ये है टू फाइट कंटेमिनेशन ड्यूरिंग ट्रांसमिशन टू द एंड कंज्यूमर थ्रू पाइप्ड नेटवर्क। इसको मैं गालिबन अच्छी तरह एक्सप्लेन कर चुका हूँ। अब मैं आता हूँ आखिरी हमारा आज का लेक्चर का जो टॉपिक है, पार्टिकल्स इन वाटर। पार्टिकल्स इन वाटर को हम तीन हवालों से डिस्कस करेंगे। पार्टिकल के ओरिजिन के हवाले से कि वो कहाँ से आ रहे हैं, उनके साइज़ के हवाले से कि उनका साइज़ कहाँ से लेके कहाँ तक वेरी कर सकता है पानी के अंदर, और उनकी कंसंट्रेशन कि उनकी कंसंट्रेशन को हम कैसे मेजर करते हैं। सबसे पहले हम चलेंगे ओरिजिन की तरफ। ओरिजिन से क्या मुराद है? ओरिजिन से मुराद ये है कि पार्टिकल किस जगह से आ रहा है। पार्टिकल ज़मीन से भी आ सकता है, पार्टिकल एटमॉस्फेयर से भी आ सकता है पानी के अंदर, पार्टिकल किसी बायोलॉजिकल प्रोसेस के थ्रू भी आ सकता है। बैक्टीरिया है तो जब वो ग्रो करेंगे, मल्टीप्लाई होंगे, तो वो एक बैक्टीरियोलॉजिकल या बायोलॉजिकल प्रोसेस है, वो पार्टिकल उसमें प्रोड्यूस करेगा। बैक्टीरिया भी तो एक पार्टिकल ही है ना। और इसी तरह कोई केमिकल प्रोसेस भी हो सकता है जो पानी के अंदर हो नेचुरली, और उससे कोई कंटेमिनेंट वहाँ पैदा हो जाए। तो मैं इसको रीड आउट कर लेता हूँ। सम पार्टिकल्स आर लैंड बेस्ड और हैव सम एटमॉस्फेरिक सोर्स, यानी कि वो ज़मीन से आ रहे होते हैं, पानी में शामिल हो रहे होते हैं। ये हो सकता है रन ऑफ के थ्रू शामिल हो, अगर कोई सरफेस वाटर है तो जब रन ऑफ होता है, बारिश होती है, तो रन ऑफ अपने साथ ज़मीन के ऊपर पड़े हुए कंटेमिनेंट्स भी डिज़ोल्व करके उस वाटर बॉडी के अंदर ला रहा होता है, और पार्टिकल्स भी ला रहा होता है साथ। तो लैंड से भी आ सकते हैं, एटमॉस्फेयर से भी आ सकते हैं, सिल्ट है, क्ले है। सम आर प्रोड्यूस्ड बाय केमिकल प्रोसेसेस इन वाटर, फॉर एग्जांपल कैल्शियम कार्बोनेट है, MnO2 है। सम बाय बायोलॉजिकल प्रोसेसेस, बैक्टीरिया है, एल्गी है। ये डिफरेंट ओरिजिन्स हो सकते हैं। जो सरफेस वाटर के अंदर पार्टिकल्स होते हैं उनके डिफरेंट ओरिजिन हो सकते हैं, लैंड, एटमॉस्फेयर, बायोलॉजिकल प्रोसेस और एनी केमिकल प्रोसेस। नेक्स्ट इज द साइज। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, आप इसको गौर से देखें। Particles in water and wastewater, they vary in diameter from 0.005 micrometer to 100 micrometer and sometimes larger than this. Particles with diameter less than 10 microns are called colloids. इनको एक ख़ास नाम दिया जाता है, कोलाइडल पार्टिकल्स। कोलाइडल पार्टिकल्स दे रिमेन इन सस्पेंशन। वाई दे रिमेन इन सस्पेंशन? बिकॉज देयर सेटलिंग वेलोसिटीज आर वेरी वेरी स्मॉल, और इस पर हम डिटेल डिस्कशन पहले कर चुके हैं। अब हम देखते हैं, एक मैंने स्पेक्ट्रम सा बनाया है ताकि आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए और आप फिज़िकली फील कर सकें कि ये अगर वायरस है, ये बैक्टीरिया है, ये कोलाइडल पार्टिकल है, ये मॉलिक्यूल है, ये एल्गी है, तो इसका साइज क्या होगा, जस्ट टू गिव यू अ फिजिकल फीलिंग ऑफ दैट। ये एक लाइन है मेरे पास, मिडल में 10 रेज टू द पावर -6 मीटर, ये 1 माइक्रोमीटर के बराबर होता है। ये है 10 रेज टू द पावर 5 मीटर, ये 10 माइक्रोमीटर के बराबर होता है। ये है 10 रेज टू द पावर -4 मीटर, ये 100 माइक्रोमीटर के बराबर होता है। ये है 10 रेज टू द पावर -3 मीटर, ये 1000 माइक्रोमीटर के बराबर होता है। ये तो थी इसकी राइट साइड। अब हम चलते हैं लेफ्ट साइड पे।
10 रेज टू द पावर -7 ये 0.1 माइक्रोमीटर के बराबर होता है। 10 रेज टू द पावर -8 मीटर ये 0.01 माइक्रोमीटर के बराबर होता है। 10 रेज टू द पावर -9 मीटर ये 0.001 माइक्रोमीटर के बराबर होता है। अब देखिए 1 माइक्रोमीटर से लेके 10 माइक्रोमीटर तक जो पार्टिकल्स का साइज है उसको हम कोलाइड्स कहते हैं। 10 माइक्रोमीटर से बड़े थोड़ा सा यहाँ मिडल में आके और ये 1000 से आगे जो जा रहे हैं ये सस्पेंडेड पार्टिकल्स कहते हैं। बैक्टीरिया जो है वो 10 से लेके 100 माइक्रोमीटर तक होते हैं, ये आपके सामने है। एलजी 100 से लेके 1000 तक या इससे ज़्यादा बड़े साइज़ की होती है। वायरसेस जो हैं वो 0.1 माइक्रोमीटर से लेके 0.01 माइक्रोमीटर तक हो सकते हैं, और फिर वायरसेस से छोटे जो हैं वो मॉलिक्यूल्स हैं। ये साइज स्पेक्ट्रम है पार्टिकल्स का जो पानी में पाए जाते हैं। आखिरी चीज़ कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन पार्टिकल्स की दो तरीक़ों से डिफ़ाइन हो सकती है जब भी हम वाटर ट्रीटमेंट की बात करते हैं। एक हम टर्बिडिटी से उसको डिफ़ाइन कर सकते हैं, ये एक पैरामीटर है। caused by the presence of suspended matter such as clay, mud, organic matter, algae. It is measured in NTU, nephelometric turbidity units. टर्बिडिटी आमतौर पे सस्पेंडेड पार्टिकल्स की कंसंट्रेशन को जाहिर करती है, और जितनी ज़्यादा टर्बिडिटी होगी इट मीन्स उतने ज़्यादा सस्पेंडेड पार्टिकल्स हैं। टर्बिडिटी का एक फ़ायदा ये है कि ये बड़ी जल्दी डिटरमिन हो जाती है। आप टर्बिडिटी मीटर में सैंपल डालें और 2 मिनट के अंदर आपको रीडिंग आ जाती है। दूसरी जो तरीका है वो मैस कंसंट्रेशन का है, और इसको आमतौर पे मिलीग्राम्स पर लीटर में एक्सप्रेस किया जाता है। अगर आपने पार्टिकल्स को मेजर करना हो मिलीग्राम्स पर लीटर में तो ऑब्वियसली आपको टोटल सस्पेंडेड सॉलिड टेस्ट करना पड़ेगा। वो टेस्ट कैसे करते हैं? आप पानी का सैंपल लेते हैं, उसको आप एक बोतल में कंटेनर में डालते हैं, शक्कर लगाते हैं, आप रखते हैं वहाँ पे फिल्टर पेपर, और फिर फिल्टर पेपर के ऊपर जो पार्टिकल्स रिटेन होते हैं उसको देखा जाता है, फिल्टर पेपर को खुश्क किया जाता है, डेसिकेटर में रखा जाता है, उसको वे किया जाता है। सो दिस इज़ ए लॉन्ग प्रोसेस। सो अराउंड 24 आवर्स और मोर दे आर कंज्यूम्ड इन डिटर्मिनिंग द मास कंसंट्रेशन, जबकि टर्बिडिटी बड़ा क्विकली डिटर्मिन हो जाता है। तो बाज़ औक़ात एक्सपेरिमेंटेशन में टर्बिडिटी को यूज़ किया जाता है जहाँ टाइम सेविंग हो, और जहाँ टाइम का कोई इशू ना हो वहाँ आप मास कंसंट्रेशन टोटल सस्पेंडेड सॉलिड के तरीके से डिटरमिन कर सकते हैं। डियर स्टूडेंट्स, हम लेक्चर 17 को यहाँ पे कंक्लूड करते हैं, और क्विकली हम देखते हैं आज हमने क्या पढ़ा, समरी कर लेते हैं। आज हमने ClO2 वाटर ट्रीटमेंट प्लांट डिज़ाइन का आगाज़ किया। सबसे पहले हमने ये देखा कि पानी को ट्रीट करने की मुख्तलिफ वजूहात क्या है। उसके बाद डिफरेंट वेरियस मेथड्स ऑफ ट्रीटमेंट क्या है। ट्रीटमेंट मेथड की सिलेक्शन किस पे डिपेंड करती है? रॉ वाटर की कैरेक्टरिस्टिक्स पे और अल्टीमेट यूज़ पे। आप कोई एक ट्रीटमेंट मेथड भी अप्लाई कर सकते हैं, और आप मल्टीपल ट्रीटमेंट मेथड भी अप्लाई कर सकते हैं। किस पे डिपेंड करेगा? रॉ वाटर की कैरेक्टरिस्टिक्स और उसका अल्टीमेट यूज़ आप क्या करना चाहते हैं। उसके बाद हमने ब्रीफली डिस्कस किया पार्टिकल्स इन वाटर को विद रिस्पेक्ट टू देयर सोर्स, कि उनका सोर्स क्या होता है, उनके साइजेस क्या होते हैं, साइज स्पेक्ट्रम को हमने देखा, और फाइनली जो कंसंट्रेशन है पार्टिकल्स की वो किस तरह डिफाइन करते हैं।
यहाँ मैं आपसे लूँगा इजाज़त इस दुआ के साथ कि अल्लाह ताला आपकी हर तरह से हिफाजत फरमाए, एहतियात का दामन थामे रखें। तीसरी वेव बड़ी ख़तरनाक है और इसमें हर तरह की एहतियात ज़रूरी है, क्योंकि बीमारी जो है वो ख़तरनाक सूरत हाल जब इख्तियार करती है तो फिर काफ़ी तकलीफ़ का बायस बनती है। तो अल्लाह ताला आपकी हिफाजत फरमाए, आपको दीन और दुनिया की फलाह नसीब फरमाए, कामयाबी आपका मुकद्दर हो। मुझे इजाज़त। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।